कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम है मानव अधिवास। अधिवास क्या होते हैं? तो मैंने कहा था साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं कि अधिवास क्या है। तो अधिवास एक बस्ती है जिसमें व्यक्ति निवास करता है। तो इस बस्ती की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से बनाई जाती है, कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, दिखने में किस प्रकार की है, बस्ती का आकार किस प्रकार का है, तो उन सभी के बारे में हम इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो चुका है कि किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम जहां तक कंप्लीट हो चुका है आवास का निर्माण के पहलू, आवास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हमने जलवायु की बात की थी कि जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो कल की जो क्लास रही थी उसके अंतर्गत हमने बड़ी विस्तार से देखा था कि किस प्रकार से जलवायु जो होती है वो हमें हमारे मकान को प्रभावित करती है, और हम हमारा मकान बनाने के लिए किस प्रकार से जलवायु का योगदान देखते हैं, या फिर हम जब भी मकान बनाते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि हवा किस प्रकार से आती है। तो कल की जो क्लास रही थी उसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि चंद्रवेदी क्या रहेगा, सूर्यवेदी किस प्रकार के रहेगा। हम उत्तर भारत में जो मकान बनाते हैं वो उत्तर दक्षिण की तरफ ज्यादा रखते हैं, पूर्व पश्चिम की तरफ कम रखते हैं, ठीक है। तो क्या इसके पीछे भी कुछ कारण है? तो उन कारणों के पीछे बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो मकान मकान का छत किस प्रकार की होगी, फर्श किस प्रकार का होगा, लंबा कितना होगा, और मकान की छत किससे बनाई जाएगी, दीवारें किस तरफ की मोटी बनेगी, किस तरफ की पतली बनेगी, ये सब चीजें किस पर प्रभावित रहती है? ये जलवायु से प्रभावित रहती है। जलवायु तय करती है कि हमारे मकान का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, वो है निर्माण संसाधन। निर्माण संसाधन का अर्थ है कि हम जब अपना मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए हम किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है निर्माण सामग्री कि आप किस रीजन में रहते हैं। जैसे कि मैं जंगल में रहता हूं तो मैं मेरे मकान जो है लकड़ी के बनाऊंगा। अगर मैं पठारी क्षेत्र में रहता हूं तो मैं मकान अपने पत्थरों का बनाऊंगा। मैं मैदानों में रहता हूं तो हो सकता है कि मैं ईंट गारे पत्थर को मिलाकर मैं अपने मकान बनाऊं, सीमेंट के मकान बनाऊं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहता हूं तो मेरे मकान किस प्रकार के होंगे, मकान का फर्श किस प्रकार का होगा। तो ये जो सभी चीजें होती हैं वो हमारे संसाधन कहलाते हैं। यानी जहां पर जो संसाधन आसानी से मिल जाता है उसका प्रयोग हम मकान बनाने के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो मिट्टी हो सकती है, चूना हो सकता है, पत्थर, लकड़ी, बांस, घास फूस, इनका प्रयोग हम मकान बनाने के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से सीमेंट का प्रयोग करते हैं, लोहे का करते हैं, कांच का करते हैं। तो इसका भी प्रयोग अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। डिपेंड करता है कि हम हमारा मकान किस प्रकार का चाहते हैं। तो हम मिट्टी के मकानों की बात करें तो मिट्टी के मकान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जो मैदानी भाग हो गए या जो मरुस्थलीय भाग हो गए वहां पर आपको मिट्टी के मकान देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उपयुक्त मात्रा में पत्थर और लकड़ी नहीं मिलती। लकड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि वनस्पति नहीं होते, पत्थर नहीं मिलते क्योंकि वहां पर रेत नहीं होती, इसलिए हम मकान मिट्टी से बनाते हैं। तो हम गड्ढे से मिट्टी को खोद कर लाते हैं। अभी खत्म हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि मिट्टी मिट्टी के ठेले बनाए जाते थे पहले। जो मकान है तो देखा होगा मिट्टी की ईंटें, कई ऐसे मकान होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि मिट्टी की जो ईंटें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। यानी मिट्टी का एक ढेर ईंटें बनाकर उसको एक के ऊपर एक रखकर हम मकान बनाते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे हमें तकनीकी का ज्ञान हुआ, हमें मिट्टी के ईंटों को पकाना शुरू किया, क्योंकि मिट्टी की ईंटें हैं वो आसानी से नष्ट हो जाती थी। तो धीरे धीरे हमने अपना मकान बनाने का तरीका बदला। तो ऐसे एक के ऊपर एक इस मिट्टी की ईंटों को रखकर हमने दीवार को खड़ा किया। तो फिर कच्ची ईंट बनाने लगे, फिर मकान बनाने लगे। और जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वो ईंट के भट्टे में पकी हुई ईंटें और उनसे मकान बनाते थे, ठीक है। तो पक्की ईंट के बनाने का कार्य अभी ये नहीं कह सकते हैं कि अभी वर्तमान समय का ही काम है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें, जैसे कि विभिन्न जो सभ्यता है, चाहे मोहनजोदड़ो ले लीजिए,
हड़प्पा ले लीजिए, कौशाम्बी, नालंदा, कोई भी सभ्यता ले लीजिए, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनके जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, यानी उस समय भी प्रचलन था। तो ये डिपेंड करता है कि मिट्टी की मकान कहाँ पर बनेंगे, कैसी मिट्टी होगी, पकी हुई रहेगी या कच्ची रहेगी। अगर हम बात करें कि पठारी भाग, ठीक है, या पर्वतीय भागों में, तो वहां पर पत्थरों पत्थरों के मकान देखने को मिलेंगे। हिमालय और दक्षिणी के जो पठारी मकान हैं, उनकी दीवारें और छत छत जो है वो पत्थर के बने हुए देखने को मिलेंगे। भारत के लगभग सभी जो किले हैं वो आपको पत्थरों से बने हुए मिलेंगे। ठीक है, लकड़ी और बांस का प्रयोग करें तो वनाच्छादित जो क्षेत्र हैं, जो वन से ढके रहते हैं, उन क्षेत्रों पर आपको वनों या लकड़ी से बने हुए मकान देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से हम जापान की बात करें तो जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि मकान अपने लकड़ी के बनाते हैं, ताकि बिखरने के बाद वापस बना देते हैं। इसी प्रकार से जो मानसून एशियाई क्षेत्र है वहां पर बांस का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ खरपतवार या घास फूस होता है, उसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बांस की पट्टियों को आपस में जोड़कर किवाड़ बनाए जाता है, दरवाजे बनाए जाते हैं, मचान के ऊपर भी मकान बनाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के हम बात करें कि मलेशिया मलेशिया में जो मकान बनते हैं वो वहां पर कीड़े मकोड़े या फिर रेप्टाइल्स जो ज्यादा होते हैं, तो वहां पर वो मकान बनाता है, वो लट्ठों पर बनाता है, यानी लकड़ियां खड़ी करता है और लकड़ियां खड़ी करने के बाद उस पर मकान बना देते हैं। हम सीरिया की बात करें तो वहां के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के मकान बनाते हैं। मिट्टी के मकान का अर्थ होता है कि वो जो मकान बनाता है वो इस प्रकार के मिट्टी के ढेलों के अनुसार इस प्रकार के मकान बनाता है, उसमें छोटा सा छेद रखता है। ये सीरिया की बात है, क्योंकि वहां पर पत्थर कम मिलते हैं, रेत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने मसाई को पढ़ा था, मसाई के अंतर्गत हमने क्राल के बारे में बात की कि क्राल किस प्रकार से बनता है। तो उसके चारों तरफ क्राल देखा था आपने जब हमने पढ़ा था मसाई को। बीच का जो भाग होता है उसमें वो बाड़ा बनाता है, बाड़े को ये 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होती है ये भाग जो चारों तरफ बाड़ होती है, बीच का जो भाग होता है उसमें छोटे-छोटे बाड़े बनाता है, जिसमें एक पशुओं को रखा जाता है, एक के अंतर्गत कह सकते हैं बड़े दूसरे जानवरों को रखा जाता है, जो अलग जो क्षेत्र होता है उसमें आपके तीसरे प्रकार के जानवरों को रखा जाता है। और इस बाड़ के किनारे-किनारे वो क्या करते हैं, अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं और दोनों तरफ रास्ता बनता है। तो इस प्रकार का क्राल, क्राल याद होगा, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मसाइयों का जो कबीला होता है या फिर उसकी जो बस्तियों का एक समूह होता है उसे क्राल कहते हैं। इसी प्रकार से बुशमैन की बात करें तो बुशमैन क्या करते हैं, घास फूस से अपना मकान बनाते हैं। पिग्मी की बात करें तो उनका मकान अलग प्रकार का आता है। ठीक है, एस्किमो की बात करें तो वो एस्किमो अपना मकान जो कहते हैं इस प्रकार से इग्लू प्रकार के बनाते हैं, कुछ पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। तो ये सामग्री है जिसका प्रयोग करके मकान को बनाया, यानी आवास कैसे बनते हैं ये डिपेंड करता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में क्या सामग्री अवेलेबल है। मिट्टी आसानी से मिलती है तो मिट्टी के बनाएंगे, अगर पत्थर ज्यादा मिलते हैं तो पत्थर, लकड़ी और घास फूस ज्यादा मिलते हैं तो उसके मकान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। तीसरा, धरातल का स्वरूप और संरचना, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो किस प्रकार से मकान को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, मान लेते हैं कोई पर्वत है, तो पर्वत जो है उस ढालों पर कई स्तर पर जो कई स्तर पर हम मकान बनाते हैं। कई स्तर पर बनाते हैं का अर्थ ये इस प्रकार का है कि मकान का जो सबसे निचला जो ढाल होगा उसकी दीवार काफी बड़ी और पीछे की दीवार कम ऊंची होती है। जैसे कि कोई पहाड़ है और पहाड़ पर हमें मकान बनाता है, तो हमें देखा देखा होगा कि ये पहाड़ पहाड़ पर हमें मकान बनाता है, तो पहले यहाँ बनेगा। ठीक है, फिर हम इसके पहाड़ के किनारे किनारे यहाँ पर 2 से 3 मंजिला या 4 मंजिला बनाएंगे। ठीक है, तो मकान में जो निचले ढाल, यानी सबसे नीचे वाली जो ढाल है उसकी दीवार काफी ऊंची होगी और पीछे वाले की कम होगी। ये ऊंची होगी, ये दीवार काफी ऊंची होगी और इसका ढाल भी होगा, और वो होगी कम ऊंची होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम दलदली वाले क्षेत्रों की बात करें, यानी डिपेंड, कहने का अर्थ है कि आपका मकान कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र में है या मैदानी में है या पठारी में, तो वहां पर नींव की आवश्यकता है या नहीं। जैसे कि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें या जहां पर हम रहते हैं, उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो हम हमारे मकान में नींव को काफी गहरा बनाते हैं। ठीक है,
पर्वत, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की मिट्टी आसानी से धंस जाती है। तो धंस जाने के कारण हम हमारी नींवों को मजबूत बनाते हैं, ताकि ज्यादा कितना भी प्रेशर अगर इस नींव पर आए तो हमारा मकान या मकान में दरार नहीं आए। ठीक है। इसी प्रकार दलदली क्षेत्र होगा तो दलदली क्षेत्र में हम जो नींव है उसको पक्की बनाएंगे। पाली की बात करें तो हम यहाँ पर नींव को कच्चा ही बढ़ते हैं। ठीक है। जो ढाल पर रहने वाले लोग हैं वो निर्माण के समय धूप और वायु का ध्यान रखते हैं कि किस तरफ से धूप आएगी और किस प्रकार से और किस दिशा से वायु आएगी। ठीक है। जैसे कि पहाड़ के दो ढाल होते हैं, एक तो है पवना मुखी और एक होता है पवन विमुखी। ठीक है। यहाँ पर पवन मुखी और ये है पवन विमुखी। ठीक है। तो मकान जो बनाए जाएंगे अब कहाँ पर बनाए जाएंगे? ठीक है। मकान हमेशा जो बनाए जाएंगे वो इस दिशा में बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होगी। पवन मुखी जो ढाल होगा उसमें बहुत ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि जो पहाड़ जो होंगे उस पहाड़ के सारे हवा इस प्रकार से ऊपर चढ़ेगी। ठीक है। और यहाँ से नीचे उतरेगी। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है तो वो मकान जो बनाते हैं वो इस दिशा में, हालांकि ये शैडो जोन होता है लेकिन यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, तो बारिश ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्लाउड फॉर्मिंग होगा। ठीक है। एडियाबेटिक याद है कुछ? एडियाबेटिक डायबिटिक जो भी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपने याद किए रखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, भूल गए होंगे आप। आगे हम बढ़ते हैं। सुरक्षा की भावना। अब सुरक्षा की भावना किस प्रकार की होती है कि मकान हम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा, चोर ना घुसे, दुश्मनों से हमारी सुरक्षा हो, एकांतता हो, दूसरे के मकान वाले हमारे घर में झांक न सके, इसके लिए हम उस हिसाब से दीवार बनाते हैं। किस दिशा में दरवाजा रहेगा, किस दिशा में भगवान का स्थान रहेगा, हम हमारा जो खजाना रखने का स्थान है वो कहाँ पर रखेंगे, गोपनीयता रहनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम मकान बनाते हुए सोचते हैं। जैसे कि मसाइयों की बात करें तो उन्हें पता है कि वो क्राल बनाते हैं, तो क्राल क्यों बनाते हैं कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। ठीक है। तो बहुमूल्य जो सामान है वो रखना हो या दैहिक जो आवश्यकताओं की जो वस्तु होती है उसके लिए हमारी एकांतता और गोपनीयता जरूरी होती है। तो इसलिए हम हमारे मकान जो बनाते हैं तो ये इस चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हम शहरों की अगर बात करें तो शहर में जितने भी आप में से कहीं रहते होंगे, तो आप में से जो जितने भी जो शहरों में रहते हैं वो ज्यादातर अपने मकानों में गोपनीय कमरे बनाते हैं, भूमिगत कमरे। आप में से कईयों के पास होंगे। क्यों बनाते हैं? विशेष ध्यान दिया जाता है। गांवों में कोई भी व्यक्ति भूमिगत कमरे नहीं बनाता है, शहरों में ज्यादा बनाते हैं। क्यों? एक तो सुरक्षा की भावना कि भाई भूमिगत कमरा होगा एकदम हिडन रूम, जिसमें आसानी से हमारे घर की जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको रखेंगे। या पुराने समय की अगर बात करें तो जो पुराने मकानों की जो दीवारें होती थी उस दीवारों के अंदर गुप्त कुछ संदूक रखने या मिट्टी के घड़े दबाने की इस प्रकार की प्रथाएं चलती थी, क्योंकि उस समय चोरी और इस पुलिस का वगैरह डर नहीं था, तो उस समय ऐसी संभावना। तो हम हमारा मकान बनाते हैं तो इस समय अब वो चोरी जिसमें हम गुप्त खजाना छुपाएंगे तो उसकी जो दीवार है उसको, काफी पुरानी मकानों की जो दीवार होती है काफी चौड़ी हुआ करती है। अब तो देखिए 1 ईंट के या 2 ईंट की होती है, उस समय देखिए बहुत बड़ी बड़ी सी ईंट है, यानी कम से कम 2 फीट चौड़ी, 4 फीट चौड़ी दीवारें हुआ करती थी। एक आदमी को कहता है कि जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। आज की दीवारों में जिंदा क्या चुनवा जाए, चुनवाने की शुरुआत करें तो आधे हाथ पैर कुछ न कुछ बाहर रह जाएगा, क्योंकि पतली पतली सी दीवारें हैं। तो प्राचीन समय में हम सुरक्षा की भावना को देखते हुए हमारे मकान की दीवारें कितनी मोटी होगी, कितने दरवाजे होंगे, बाहर निकलने के लिए सुरंग दर होगी कि नहीं होगी, ठीक है, कौन सा दरवाजा किस तरफ खुलेगा, ये सब चीजें हम देखकर हमारा आवास को प्रभावित करते हैं। यानी सुरक्षा की भावना जो होती है वो प्रभावित करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और देख सकते हैं कि हम हमारे मकान बनाते हैं तो मकान का जो बाहरी जो हिस्सा होते हैं, बाहरी जो दीवार होती है उसमें हम कांच के छोटे छोटे से चिप्स लगाते हैं। तो कांच के चिप्स लगाने की कहाँ जरूरत है? हमें डर है कि कोई उस दीवार को फांद कर हमारे अंदर नहीं आ जाए, या फिर हमें इस प्रकार का डर है कि उसके ऊपर हम कंटीली तार लगाते हैं तो कोई कोई तो करंट का प्रभाव भी छोड़ देते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसके पास कितनी करेंसी है या कितना धन है। जिसके पास जितना ज्यादा डर है उतने ही खतरनाक वो दीवार बनाएगा। तो कहने का अर्थ है कि सुरक्षा की जो भावना है वो प्रभावित करती है कि हमारा मकान किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
साइड पर आर्थिक दशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि मकान कैसा होगा उसमें आर्थिक दशा काफी मायने रखती है। ठीक है, मैं गरीब हूं तो मेरा मकान देख कैसा कैसा कह सकता है कि नए तरीके से नहीं बना हुआ है, पुराने की तरफ से है। जैसे कि मेरे मकान के मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो 2 कमरे पीछे की तरफ, उसके आगे एक लंबी सी जैसे साल कहते हैं वो साल है, आगे का स्थान काफी खुला हुआ, बीच में एक तुलसी का स्थान। ठीक है, तो ऊपर उतना बना सकता है। जो नए वाले मकान जो हो गए या जो पैसे वाले होंगे वो क्या आगे कह सकते हैं कि आगे का बड़ा एकदम एलिवेशन लेंगे, और डिपेंड करता है कि आपके जेब में पैसा कितना है। तो पैसा जितना होगा उस हिसाब से हम मकान बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि मकान बनेगा किससे। ठीक है, जो ज्यादा ही पैसे वाले हैं वो मकान कह सकते हैं कि छितर के पत्थरों से बनाएंगे, या फिर कह सकते हैं महंगे महंगे पत्थर यूज करेंगे। हम तो पोटा स्टोन से चला लेते हैं, वो इटालियन मार्बल लगाते हैं। तो ये सामग्री किस पर लगेगा, संगमरमर लगेगा, ग्रेनाइट लगेगा, या पत्थर लगेगा, या सीमेंट के अंगन भी होंगे। डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक दशा किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये स्थिति दूसरे हम कह सकते हैं कि मध्य गंगा। अब हम रीजन वाइज की बात करें कि हम जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो मकान जो खेतों में बने रहता है वो खपरेल के या फिर घास फूस के बने हुए देखने को मिलेंगे, या फिर पत्थरों का वहां पर प्रयोग होता दिखेगा। मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर आपको आरसीसी का प्रयोग भी देखने को मिल सकता है। राजस्थान की बात करें तो जोधपुर के पत्थरों का यूज यहाँ पर किया जाता है। हमारे लिए जोधपुर के पत्थर नॉर्मल है, लेकिन दूर के देशों की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उनके लिए जोधपुर का पत्थर अमूल्य पत्थर है। कि वाह, कहाँ का लाया पत्थर, जोधपुर से। जोधपुर कहाँ, राजस्थान में। जिसके जिन पत्थरों के बड़े बड़े से फोर्ट बनते हैं, किले बनते हैं, उन पत्थरों का प्रयोग हम हमारे मकानों में करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक दशा किस प्रकार की है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे मकान को प्रभावित करने वाले कारक है। फिर है धर्म। अब धर्म किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो हम धर्म की बात करें तो हम हमारे मकान, सबसे पहले तो हम हमारे मकान की बात करें कि हमारे मकान का दरवाजा किस दिशा में होगा, रसोई का दरवाजा किस तरफ खुलेगा। ये सारे के सारे वास्तु या ज्योतिष पर आधारित। हम हमारी घर की नींव भी जो खोदते हैं तो उससे पहले महाराज श्री को बुलाते हैं, मुहूर्त दिखाते हैं, और उसके बाद हमारे मकान बनाने की शुरुआत करते हैं। उसके बाद शयन कक्ष कहाँ होगा, पूजा घर कहाँ होगा, रसोई घर कहाँ होगा, पानी का टांका कहाँ पर होगा, पढ़ाई करने का कमरा कहाँ पर होगा। आपने भी कई लोगों ने शायद कमरा पढ़ते नहीं है आप, लेकिन कमरे चेंज किए होंगे कि इस कमरे में पढ़ाई नहीं होती है, इस दिशा में बैठने से पढ़ाई नहीं होती है। तो कमरे और जगह आपने चेंज की होगी। तो पढ़ाई का कमरा कैसा, किस दिशा में होगा, स्नानघर कहाँ होगा, आंगन कहाँ होगा, ये सब हम वास्तुकला के आधारित या वास्तुकला के आधार पर हम तय करते हैं। इवन हम कह सकते हैं कि हमारे मकान के ऊपर जो छत हो गए, हम जैसे कि कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, हम कलर भी देख लेते हैं। जैसे साउथ इंडिया में हम जाएंगे तो कलर का जो रंग होगा थोड़ा सा यूं डार्क कलर होगा, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर स्काई ब्लू, लाइट कलर, व्हाइट कलर का यूज करेंगे। तो ये डिपेंड। फिर हम मस्जिद का कलर देखेंगे तो मस्जिद का जो रंग होता है, ज्यादातर कह सकते हैं मस्जिद आपको ग्रीन शेड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रीजनल इफेक्ट है, और उस समाज के जो लोग होते हैं तो वो भी उस कलर को फॉलो करते हैं कि ये हमारा कलर है और ये उसका कलर। तो कलर भी कह सकते हैं कि एक धर्म, एक जाति से रिलेटेड होने लग गया है कि ये कलर हमारा है और ये कलर उस जाति का है, फला का है, ये कपड़ा हम नहीं पहन सकते, ये कपड़े का रंग हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये भी मकानों को भी प्रभावित करता है, और हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा जो होती है उसको भी प्रभावित करता है। यानी धर्म का जो प्रभाव है वो मकान पर पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जो पूर्वजों होती है, उस पूर्वजों की अंत्येष्टि अपने घर के अंदर ही करते हैं। तो वो उस मकान का जो शेड होता है वो मंदिर नुमा भी कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं। तो परंपराएं हमारी मकान को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे कि हम बात करें जैसे कि जिस समाज में पर्दा प्रथा होती है, ठीक है, तो वहां पर मकानों के पृथक पृथक भाग बनाए जाते हैं कि ये महिलाओं के लिए कमरा है, ये पुरुषों के लिए कमरा है। मुख्य मकान में स्त्रियों और बैठकों में पुरुषों का निवास होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग कह सकते हैं इलाकों में अगर इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई गांव का मुखिया है, जमींदार है, उसका मकान सबसे
मध्य में होगा, और सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला स्थान होगा, वहां पर उस ठाकुर साहब का मकान होगा। ठीक है। जातियों के जो मकान होते हैं, उस मकान के आधार पर भी उसका कह सकते हैं कि अलग अलग स्वरूप होता है। ठीक है। तो ये कुछ परंपराएं होती है कि किस मकान हो गए। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर जाति प्रथा का है, जो शुरू से चला आ रहा है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि गांव के अंतर्गत कह सकते हैं कि कुछ एक उच्च जाति हुआ करती थी, एक नीच जाति हुआ करती। तो उच्च जाति और नीची जाति जो है, उनका मकान गांव की किस दिशा में होगा, ये भी सामाजिक और सांस्कृतिक रहा, यानी समाज ने तय किया कि किस दिशा में मकान होंगे। तो आप जब भी कह सकते हैं कि मकान देखेंगे या अपने गांव की स्ट्रक्चर को देखेंगे, बेसिकली ये गांवों में देखने को मिलेगा आपको कि जितने भी जो उच्च जातियां हैं, वो आपको आपके गांव के पश्चिम दिशा में मिलेगी। ठीक है। नोट कर लेना, भले देख लेना, आपको मिलेगा, और ये सत्य है। जितनी भी जो उच्च जातियों के मकान हैं, कंपास लेके बैठ जाइएगा। ज्यादातर जो पुराना गांव बसा हुआ है, नए गांव में तो अब जैसे हाउसिंग बोर्ड वाली स्थिति हो गई, कोई भी व्यक्ति पास में ऊंचा हो या नीचा हो, सब दे आर इक्वल। आपके पेस जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा है तो आप कहीं पर भी अपना मकान बना सकते हो। तो पश्चिम दिशा में आपको ऊंची जातियों के मकान देखने को मिलेंगे, और जो पूर्व दिशा हो, गांव का जो पूर्व दिशा का जो इलाका है, वहां पर आपको नीची जातियों के मकान देखने को मिलेंगे। तो ये क्या रीजन है, आप अपने गांव में पता कीजिएगा। लेकिन आपको इस प्रकार की एज ए ह्यूमन जियोग्राफर, एज ए जियोग्राफर, आपको इस स्टडी को करना चाहिए कि क्या कारण है कि इस प्रकार की स्थिति है। फिर हम बात करते हैं कि गांव का जो मुख्य तालाब है या जो पेयजल का जो स्रोत है, वहां पर भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं आपको देखने को मिलेगी कि कौन से मकान उस तालाब के आसपास होंगे। दो छोटी जातियों के मकान उसको आपको तालाब के आसपास देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो मंदिर के आसपास के चित्रों में आपको जो नीची जातियां हैं, उनके मकान देखने को नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सामाजिक परंपराओं को यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि प्राचीन समय से जो परंपरा, अब वो हो गया जो हो गया, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंदिर है तो मंदिर के चारों तरफ पूरा का पूरा बसावट हो चुकी है। तो वहां पर अगर वो नीची जातियां या फिर दूसरी जातियां वहां पर बसना चाहे, तो भी अभी बस नहीं सकती, क्योंकि वहां पर जगह है नहीं। लेकिन यहाँ पर मकान कैसे बनेंगे, क्या पैटर्न रहेगा, ये सारे के सारे यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रभावित करने वाले कारक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड या बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर बताई जा सकती है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। किस प्रकार के होते हैं या कौन सी प्रजातियां बनाई जाती हैं? किर्गिज जनजाति में। किर्गिज। तो किर्गिज जो है वो यूट बनाती है। ठीक है। क्राल जो है वो मसाई बनाते हैं। इग्लू है वो क्या बनाते हैं, कौन बनाता है? एस्किमोज। एस्किमोज का इग्लू। ठीक है। तो ये आपको किर्गिस्तान में सेंट्रल एशिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ये है आपका इग्लू। इग्लू के अंतर्गत देखिए, ये छोटा सा छेद यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वाला, इसमें से होकर वो अंदर जाता है। वो जो चित्र दिखता है वो अलग प्रकार का हमें बताया जाता है, ऐसा लगता है। यहाँ पर आप आसानी से एकदम ओरिजिनल इग्लू को देख पा रहे हैं। तो ओरिजिनल जो इग्लू होता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है, छोटा सा छेद उसके अंदर प्रवेश करने के लिए। इसी प्रकार से होनाई होम्स जो है इंडोनेशिया में, इस प्रकार से घास फूस के चित्र बनाए जाते हैं। अब हमने कहा कि इस प्रकार के मकान बनाए, जैसे कि हम यूट की बात करते हैं, तो यहाँ की जो जनजाति, जिस प्रकार से हम किर्गिज की बात करते हैं, तो किर्गिज जनजाति का क्या वर्क है, वो नोमैड्स होते हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं। तो उनके लिए जो मकान जो होते हैं उनको अस्थायी चाहिए। ठीक है। थोड़े दिन लगाए, तंबू लगाया, जहां पर घास सूखेगी तो कहीं और जाएंगे, तो अस्थायी मकान बनाते हैं, इसलिए इस प्रकार के मकान बनाते हैं। यहाँ पर न तो पत्थर है, न तो सीमेंट है, न घास फूस है, न लकड़ी है, इसलिए बर्फ के बना दिए। यहाँ पर जंगल, हनई क्षेत्र जंगल का, जैसे सैनई और सैमांग को हमने पढ़ा था। तो मलेशिया इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वहां पर घास फूस मिलती है, तो इनके जो मकान है वो घास फूस के बने हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है, और आपकी जेब की क्या स्थिति है, उस प्रकार से आपके मकान बनाए जाते हैं। ठीक है। हम अगर बात करें मुख्य रूप से, अगर हम मकानों को अगर डिवाइड करें, तो बस्तियां जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है ग्रामीण और नगरीय, यानी जो सेटलमेंट्स के दो प्रकार के होते हैं, अर्बन और रूरल। ठीक है। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा जो अंतर है वो क्रियात्मक। ठीक है। क्रियात्मक किस प्रकार से है
कि जिस स्थान की 75 या 70% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में लगी रही है या प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है, तो उसे हम गांव कहते हैं। या ऐसा क्षेत्र जहां की 70% से अधिक जनसंख्या या 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक और द्वितीयक या प्राथमिक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करती है, तो उसे हम नगरीय क्षेत्र कहेंगे। क्यों? प्राथमिक कार्य है वो केवल ग्रामों में किए जाते हैं, और नगरीय जो क्षेत्र होता है उसमें द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम जितने भी जो कार्य है वो किए जाते हैं। तो कार्यकलाप के आधार पर हमने बस्तियों को चेंज कर दिया। तो ग्रामीण जो होंगे वहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप होंगे, और नगरीय होंगे वहां पर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्य होंगे। ठीक है, यानी गाँवों में आपको पशुपालन का कार्य देखने को मिलेगा, खेती का कार्य देखने को मिलेगा, आखेट का कार्य देखने को मिलेगा, मछली पकड़ने का कार्य देखने को मिलेगा। नगरों में आपको इसकी प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलेगी, कल कारखाने, मशीनें, सेवा क्षेत्र, ये सब नगरों में देखने को मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों के क्रियाकलाप में आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख होती है, वही नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं प्रमुख होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में की बात करें तो जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। तो यहाँ पर जो मकान मिलेंगे वो आइसोलेटेड मिलेंगे, मकानों के बीच में गैप मिलेगा, एक दीवार के साथ दूसरी दीवार कभी हुई मिली हुई देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे गांव वाले बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अपनी खुद की दीवार खुद बनाते हैं, दूसरों की दीवार पर वो अपना कब्जा नहीं करते हैं। करते तो क्या है, करने नहीं देते हैं, लड़ाइयाँ खूब होती। शहरों में भी इसी प्रकार की स्थिति है कि ये दीवार मेरी पर्सनल है और पर्सनल दीवार पर ही मकान बनेंगे। तो आइसोलेटेड आपको कहाँ मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा। अगर हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की बात करें तो आपको जो अर्बन रीजन है वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मानव अधिवासों के प्रकार कितने होते हैं? तो ग्रामीण अधिवास की हमने बात की। एक तो ग्रामीण अधिवास होता है जावा, ग्रामीण अधिवासों का प्रकार का संबंध है, ये आवासों के वितरण के अंश को दर्शाता है कि आवास जो है या जो मकान है वो किस प्रकार से बने हुए। अगर मकान जो है ग्रामीण अधिवास में दूर दूर बने हुए मिलेंगे। ठीक है, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार भूगोलवेत्ताओं ने अधिवासों को वर्गीकृत करने के लिए अनेक युक्तियां सुझाई है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के अधिवास बताए हैं। यदि देश में विद्यमान सभी प्रकार के अधिवासों को अगर वर्गीकृत करना चाहे तो इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रामीण अधिवास देख रहे हैं पहले। तो ग्रामीण अधिवासों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। एक तो हो गया सघन, सघन या सनहत, सघन या सनहत यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर मकान जो है वो बिल्कुल पास पास बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अर्ध सघन या विखंडित, या इसे हम कह सकते हैं अलग अलग। अर्ध सघन का अर्थ होता है आपके, इसको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। सघन का अर्थ होता है विखंडित, इसको मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से, अगर मकान हमारे पास पास में इस प्रकार से बिल्कुल सटे हुए हैं तो उसे सघन या केंद्रित कहेंगे। अर्ध सघन का कह सकते हैं कि यहाँ पर मकान बने हुए हैं और कुछ मकान थोड़े से ही दूर पे इस प्रकार से, लेकिन बीच में गैप आ जाता है। नेक्स्ट, पल्ली या पूर्वा, पल्ली या पूर्वा, पूर्वा जो होता है ये ढाणी के समान, मुख्य गांव यहाँ पर बसा हुआ है और इससे दूर गांव का ही भाग है, लेकिन उसे ढाणी या पल्ली या पूर्वा कहा जाता है। तो ये तीसरा जो प्रकार है इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसे नंगला, पूर्वा, पल्ली या हैमलेट इसे वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो प्रकीर्ण, प्रकीर्ण या परिक्षिप्त, ये जो मकान रहेंगे ये आपके, यहाँ पर बना देता हूं मैं, जब मकान, एक मकान यहाँ पर है, एक मकान यहाँ पर है, एक मकान यहाँ पर है, यहाँ पर, इस प्रकार की जो स्थिति होती है बिखरे हुए, तो वो कहलाता है प्रकीर्ण या स्कैटर्ड। स्कैटर्ड ये कहलाता है हैमलेट, और जो सन्नाहत होता है उसको कॉम्पैक्ट कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से इसे डिवाइड किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। नगरीय बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों के ये प्रकार हो गए 4। आगे की स्लाइड चलते हैं। सबसे पहले हम सघन अधिवास की बात करते हैं। सघन जैसा कि नाम से ही पता चलता है बहुत अधिक बसा हुआ है, पास पास मकान बने हुए हैं। इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो बड़े गांवों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इन अधिवासों में मकान जो होते हैं पास पास कर सटकर बने रहते हैं, यानी एक दीवार से दूसरी दीवार जो है आपस में जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की स्थिति होती है सघन बस्तियां या सघन
या कॉम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है स्लाइड चलते हैं। ऐसे अधिवासों में सारे अधिवास जो होते हैं एक ही केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित होते हैं, एक ही केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित होते हैं और आवासीय क्षेत्रों और चरागाहों से अलग होते हैं। यानी यहाँ पर जैसे मुख्य गांव है, जैसे कि वो मंदिर है, तो मंदिर के चारों तरफ या किसी पहाड़ी के चारों तरफ या किसी तालाब के चारों तरफ इस प्रकार से बसे रहते हैं, सघन रूप से बिल्कुल पास पास बने रहते हैं। चरागाह जो क्षेत्र होते हैं वो काफी दूर होते हैं, ठीक है। उनके खेत होते हैं वो काफी अलग होते हैं, खेत पर मकान नहीं होते, एक ही गांव में वो रहते हैं। इस प्रकार की बस्तियां सघन बस्तियां कहलाती है। हमारे देश की बात करें तो अधिकांश जो मकान है वो इसी प्रकार से अधिकांश गांवों में प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के अधिवास आपको देखने को मिलते हैं। और इन अधिवासों का अगर वितरण की बात करें तो उत्तरी गंगा का सिंधु मैदान जो पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक है, मैदानी क्षेत्र है। अधिकांश जनसंख्या कह सकते हैं कि कृषि कार्य में संलग्न है। उड़ीसा का तट है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ये दोनों ही जो क्षेत्र है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कृषि की संभावना रहती है, इसलिए वहां पर इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, कावेरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, कर्नाटक का मैदानी क्षेत्र, असम त्रिपुरा के निचले भाग, शिवालिक की घाटियां, शिवालिक जो आपके 3 श्रेणियां हैं, महान, मध्य और सबसे उप हिमालय का जो भाग है उसकी श्रेणियों में इस प्रकार की आपको बस्तियां देखने को मिलती है। पीछे कारण क्या है? सुरक्षा या प्रतिरक्षा। पास पास क्यों रहता है, समूह में क्यों रहता है? क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ऐसे अधिवास जो होते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें 30 से लेकर कहीं 100 मकान तक इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं जिसमें 500 से 2500 तक के लोग आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर गंगा मैदान में इस प्रकार की बस्तियों में आपको 10,000 से अधिक व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से सघन अधिवास को आज की क्लास के अंतर्गत हमने क्लियर किया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत बाकी का क्लियर करेंगे। और अटेंडेंस का फॉर्म आप भर दीजिएगा, सबके पास होगा। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आपके लिए आज के लिए इतनी ही क्लास।